हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ केशव की बर्थ स्टोरी एंड माय सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी भी बोल सकते हैं इसको। आज है छठ पूजा के पारण वाला दिन। 2023 है, 2021 में पारण, छठ पूजा के पारण वाले दिन केशव हुआ था और हम इसका बर्थडे ना तिथि से ही मनाते हैं। यहाँ पे बैठा है, देखो मेरे पीछे खेल रहा है। और पता नहीं कैसे इतनी सारी स्टोरीज देखी थी मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, बट मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मेरे बस की बात ही नहीं लग रही है। लग रहा मुझसे नहीं हो पाएगा। कैसे शेयर, मतलब इतनी लंबी सी कहानी बीच में से ही कहीं गायब हो जा रही हूँ मैं, बीच में कुछ ना कुछ हो जा रहा है। चलो शॉर्टकट में बताती हूँ। आज के दिन ना छठ पूजा का तो वैसे भी हम बिहारियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है कि बचपन से हम जो चीज़ देखते आते हैं ना कहीं वो हमारे दिल और दिमाग पे बिल्कुल अच्छे से छा जाता है। तो छठ पूजा ना बहुत दिल के करीब है। बट जब से केशव हुआ तब से अब तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ छठ पूजा पे। जब भी छठ पूजा आता है ना, तो जब घाट जाना हो, अर्घ्य देने का टाइम हो, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। हालांकि बैड लक हूँ, घर से दूर हूँ, तो छठ पूजा उस तरीके से नहीं सेलिब्रेट हुआ, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे भी हुआ वैसे किया। गई थी घाट पे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी छठ पूजा हो रहा है, ले यहाँ पे भी जिस तरीके से हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। बहुत से लोग करने लगे हैं अब तो यूपी में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लंबी सी स्टोरी हो जाती है, उसे जितना हो सके ना उतना शॉर्ट कट करके बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था और क्यों स्पेशल है छठ पूजा के टाइम केशव का होना। सब कुछ मतलब मेरे लिए लगता है ना छठ माता ने ही दिया था केशव। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। चैत्र में हमारे बिहार में 2 टाइम छठ मनाया जाता है ना, 2 बार साल में। एक बार चैत्र में जो छठ पूजा होता है वो वाला, और एक बार ये कार्तिक के महीने में होता है ये। तो चैत्र में जो छठ पूजा था, कोरोना काल था, 2021 का टाइम था। तो मैं अचानक से मेरे मायके गई थी और वहाँ पे ये चैत्र वाली छठ पूजा होने वाली थी। मेरी मम्मी और आंटी दोनों लोग करते थे और उस टाइम मतलब वो लगा था कि बाहर नहीं जाना है, घाट पे नहीं जाना था, तो छठ पूजा घर पे ही करना था हम लोगों को। हमने बहुत अच्छे से छत पे घाट मतलब बनाया था सब कुछ और हमने पूजा किया था। बहुत ही स्पेशल था, वो भी बहुत अच्छे से हुआ था सब कुछ। तो उसी वाले छठ पूजा के एक दिन पहले, यानी रसिया रोटी का जो दिन होता है उस दिन मैंने 3 बजे के करीब, नहीं 1:30 बजे के करीब मैंने चेकअप किया था और पता चला था कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ। सबसे पहले मैंने हस्बैंड जी को कॉल किया था, उनको बताया था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद सासू मम्मी से बात हुई, जेठानी जी से बात हुई, मतलब सबसे पहले ससुराल वालों को ही बताया चूँकि थी मैं मायके में। और उसके बाद मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी मैं। प्लानिंग थी हमारी कि 1 या 2 मंथ के बाद हम लोग, मतलब मेरा कंसीव करने का जो भी टाइमिंग वगैरह हमने फिक्स किया था। प्लानिंग थी कि अब मेरी बेटी ऑलमोस्ट 4 इयर्स की हो गई है, तो अब हम सेकेंड बेबी के बारे में सोच रहे थे। बट केशव भी सरप्राइजिंग वे में ही आया था। हमारी प्लानिंग व्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। मतलब 1 मंथ बाद का प्लान किया था हमने, और ये मतलब पहले ही 1 महीने पहले हमको पता चला। फिर भी 1 मंथ में क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ ठीक था, सिचुएशन सही था हमारा। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत हैप्पी कि क्या बताऊँ मैं कितनी खुश थी। और उसके बाद मुझे याद है वो टाइम जब मैं छत पर से दौड़े दौड़े आई थी नीचे, और मम्मी का व्रत था, रात को रसिया रोटी होने वाला था, तो दिन भर व्रत रह के खाते हैं ना। तो मम्मी कोई काम कर रही थी, तैयारियों में ही लगी थी पूजा की, और वो पूजा रूम में घुसने वाली थी। मैं छत से यूँ दौड़े दौड़े आई थी और यूँ आके मम्मी के गले ऐसे लगी थी और मतलब बोली थी उनसे कि नानी बनने वाली है। मतलब एकदम से जब उस तरीके से, मतलब क्या बताऊँ मैं, कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैंने ऐसे पकड़ के उनको गले से लगा के बोला था कि नानी बनने वाली है, तो फिर से। और फिर मेरी आंखें भर आई थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, पता नहीं क्यों। और मम्मी भी इमोशनल हो गई थी और मेरी बहनों का कूदने का कोई ठिकाना नहीं, खुशी के मारे सब कूद रहे थे। और फिर मेरी केयर स्टार्ट हुई वहाँ पे। पूरे 3 मंथ स्टार्टिंग के मैं रही मायके में। मतलब कभी मैं उतना टाइम तक रही नहीं थी, लेकिन उस टाइम कोरोना चल रहा था। और स्टार्टिंग के 3 मंथ मेरी प्रेगनेंसी के बहुत मेरे लिए मुश्किल थे, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। पता नहीं क्यों मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। और ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बट एवरीडे मॉर्निंग में जब भी मैं ब्रश कर रही होती तो मुझे फील होता है कि मैं उल्टी कर दूंगी।
बट मैं बहुत संभल संभल के करती और उल्टियाँ नहीं होती थी मुझे। पर यही था कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, कुछ भी टेस्टी नहीं लग रहा था। हाँ, एक चीज़ थी जिसके दम पे मैं थोड़ा सा खाना खा लेती थी, वो थी कटहल की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। तो मैं वो कटहल की सब्ज़ी से थोड़ा बहुत खाना खा लेती थी और मेरी केयर तो चल रही थी 3 मंथ तक चली। उसके बाद 3 महीने बाद मैं ससुराल आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे मैं खाना भी खाने लगी, मेरी सेहत भी सही हो गई और टाइमली हमारा चेकअप जो है वो मेरे ससुराल में ही होने लगा, बगहा में। और इस तरीके से 5-6 महीने बीत गए। 7वां महीना शुरू हुआ मेरा, वो भी अब धीरे धीरे मुश्किल होने लगी मुझे, क्योंकि मेरा पेट केशव के टाइम बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद से मैं यूँ वेट गेन करती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। जब से केशव हुआ ना, उसके बाद से मैं बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती हूँ। थोड़ा सा भी खाने पीने में लापरवाही कर दूँ, कुछ खाने लगूँ जब तब खा लूँ, तो ऐसा होता है कि मैं तुरंत की तुरंत मोटी हो जाती हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिनों से हुआ है, मैं इतनी मोटी हुई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। 2 दिनों से पतिदेव से लड़ाई चल रही है। मैं कह रही मैं मोटी हो गई हूँ, वो कह रहे कि नहीं हुई हो। तो फिर शुरू हो जाते हैं, वापस से स्टोरी पे आते हैं, वैसे भी लंबी स्टोरी है। तो फिर क्या हुआ कि मैं आगे मायके 7 मंथ मेरा किसी तरह से बीता, 8 मंथ स्टार्ट हुआ और अब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि पेट भी बहुत ज़्यादा निकल गया था और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। और घर पे कौन है जो पूरा काम करता उस टाइम, इनको दिन भर ऑफिस ही रहना था और माँ थी, पर काम तो मुझे ही करना था। सच कहूँ ना तो प्रेगनेंसी के टाइम में ना मतलब कोई सहारा नहीं होता है कभी, सच कहूँ तो क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या कहना। तो काम तो मुझे ही करना था और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे बैठ के वहाँ पे था कि मुझे बैठ के बर्तन धुलने थे नीचे, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बर्तन धुलने में। फिर भी किसी तरह से मैं कर रही थी। फिर एक दिन ना मुझे इतनी दिक्कत हुई थी बर्तन धोने में कि मैं 3-3 बार अपनी जगह से उठी, रूम में जाके लेटी और वापस से आके मैंने बर्तन धुले। और ये ऑफिस गए हुए थे, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा कि मेरे इतने लोग हैं और फिर भी मैं इतनी ज़्यादा परेशानी उठा रही हूँ। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया, आप मतलब किसी को फ़ोन घुमाओ और कहो कि आए मेरी हेल्प के लिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मतलब कहने को तो 4 लोगों का बर्तन था, बट फिर भी उसी में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने कॉल किया अपनी मौसी की लड़की को, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि कोरोना अब अपने चरम पे था उस टाइम, बहुत ज़्यादा कोरोना का हल्ला हंगामा था। तो कोई भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहा था। और तब तो ये भी हो गया था कांटेक्ट में आओ या ना आओ, हवा के थ्रू हो रहा है ये वो। तो उन लोगों ने आने से मना कर दिया। फिर लास्टली मेरे घर पे फ़ोन गया और पापा से बात हुई, तो फिर उन्होंने मेरी बहन को भेजा और वर्षा आई और मेरी फिर से मेरा सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर फिर क्या हुआ, दीपावली के नज़दीक आते आते ना, दीपावली के 2 दिन पहले ना मुझको थोड़ा सा फीवर हुआ और मेरा चेकअप जो था वो रेगुलर बेस पे होने लगा था ससुराल में। चाहे बाहर कितना भी कोरोना था, पर मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास तो जाना ही था। और वो मुझे लग रहा है उस टाइम लकीली कोई बचा होगा जिसे कोरोना ना हुआ हो, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं बाहर कहीं भी तो हम किस किस चीज़ से बचेंगे। अगर मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं खड़ी ज़्यादा देर नहीं रह सकती थी, मुझे बैठना ही था। अब हम क्या जाने उस चेयर पे कितने लोग आके बैठ चुके हैं, कौन आया, किसने क्या टच किया, कितना भी सैनिटाइजर मार लो आप, क्या फ़र्क, मतलब कहीं ना कहीं तो वो चीज़ अवेलेबल रहेगी अगर उस तरीके से फैल रही है तो मेरा वही आना जाना होता था डॉक्टर के यहाँ। फिर अचानक से मुझे फीवर हुआ, दीपावली के 2 दिन पहले हुआ और फिर ठीक हो जाता था। मतलब होता सुबह को, शाम को ठीक हो जाती मैं, ऐसे ही चलता रहा 2-3 दिनों तक। तो ये बोले मुझे कि चलो दिखा के लाते हैं, माँ भी बोली कि ले जाके दिखा दो डॉक्टर से, मतलब फीवर आ रहा है। मैंने कहा फीवर हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, फीवर तो मतलब मैंने बहुत ईजी लिया। मैंने कहा कि यार ठीक हो जाऊंगी, फीवर ही तो है। मैं भी बार बार बाहर नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन दीपावली वाले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आया और इतना तेज़ था कि बिल्कुल मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं परेशान हो गई, बिल्कुल अपनी सीट से हिल नहीं पाई। और क्या हुआ कि हम गए चेकअप कराने, ने दीपावली की 1 दिन पहले ही गए हम चेकअप करवाने के लिए। और इन्होंने कहा कि चलो दिखा लेते हैं कि क्यों फीवर आ रहा है तुमको बार बार। फिर मैंने कहा कि चलो दिखा लेते हैं। फिर हम गए हॉस्पिटल।
हमने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने दवाई दी और एक दो सिम्टम्स पूछे क्या क्या चल रहा है, कैसे लग रहा तुमको। तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मुझे बस फीवर ही आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक बार कोविड का चेकअप करवा लीजिए इनका। कोविड का चेकअप करवा लीजिए सुन के मैंने तो तुरंत ही रिजल्ट किया कि मुझे नहीं करवाना है, मुझे हो ही नहीं सकता कोरोना, कैसे हो सकता है, मैं इतना बच के रहती हूँ, ना कहीं आना ना कहीं जाना। हम लोग हॉस्पिटल भी जाते तो अपना सैनिटाइजर साथ लेके जाते, पहले शर्मा जी पूरी कुर्सी सैनिटाइज करते उसके बाद में बैठती, तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे। उसके बावजूद जब उन्होंने कहा कि एक बार करवा लीजिए तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, माना कि तुमको कोविड नहीं हुआ है पर एक बार चेकअप तो करवा लेने में क्या जाता है, नेगेटिव आ जाओगी, अच्छा ही है नहीं हुआ है तो। फिर मैंने कहा भारी मन से कहा, मैं भी रास्ते पर उनको कन्विंस करती गई मुझे नहीं करवाना है कोविड का चेकअप, मुझे नहीं हुआ है कोविड, मुझे हो ही नहीं सकता कोरोना, मैं लड़े जा रही थी। फिर मतलब भारी मन से कहा कि चलो चेकअप करवाने में क्या हुआ है, चेकअप करवा लेने से थोड़ी ना मुझे कोरोना हो जाएगा। फिर हम गए, हमने चेकअप करवाया और पूरे 1 घंटे वहाँ बैठना पड़ा हमको। और उसके बाद मेरा जो रिज़ल्ट आया ना उसे देख के मैं वहीं पे इमोशनल हो गई मेरा रिज़ल्ट ये है कि मैं कोरोना पॉजिटिव थी और मैं तो वहीं पे उदास हो गई। फिर अब जब मेरा हो गया तो फिर उसने कहा कि मेरा हस्बैंड से कि तब आप अपना भी करवाइए क्योंकि इसको है तो आपको कैसे नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने भी करवाया और हम दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। नहीं उस दिन इन्होंने नहीं करवाया था, मतलब सिर्फ मेरा हुआ, इनका मतलब इन्होंने करवाया, शायद उसका रिजल्ट नहीं आने वाला था या फिर क्या नेक्स्ट डे करवाना था शायद इनको। अब रास्ते भर ये मुझे समझाते हैं, मैं दुखी, शर्मा जी अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा बेबी सेफ होगा कि नहीं, उससे तो नहीं हो जाएगा ना कोरोना। और उस टाइम बहुत था ये कि कोरोना से उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे एक्चुअली। वो जो टाइम था ना नवंबर दिसंबर के बीच का टाइम, उस टाइम बहुत से लोग मरे थे कोरोना से और उस टाइम बिल्कुल ना अपने चरम पे था कोरोना, तो बहुत ज़्यादा डर था हर चीज़ का। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस दिन। फिर उन्होंने मुझे समझाया रास्ते भर कि भैया बहुत से लोगों को कोरोना हुआ है मेरे ऑफिस में और बहुत से लोग रिकवर हो गए, सब ठीक हो गया, ठीक हो जाऊंगी, कुछ नहीं होता है इससे कोरोना वोरोना, ऐसे ही चलो थोड़ी बहुत केयर करेंगे तो फिर ठीक हो जाओगी हम घर आए, माँ ने पूछा क्या हुआ, आते आते मेरा कमरा वमरा सब शिफ्ट किया गया, हर चीज़ अलग की गई, मेरी बेटू को मना कर दिया गया मेरे पास जाने से। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर दुखदाई कुछ रहा ना कोरोना के टाइम में तो वो यही था कि मेरी बेटू ना 4 इयर्स की थी और वो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं उसके बिना रही हूँ या वो मेरे पास आके लपटे झपटे रही, मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया, तो मैंने आज तक मैं उसे अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो अभी 4 ईयर की हुई भी नहीं थी, अभी कुछ टाइम बचा था। तो वो आती और वो इतनी समझदार थी कि वो आती दरवाजे पे खड़ी होकर वहीं से मुझसे बातें कर लेती पर मेरे पास नहीं आती थी। फिर अगले दिन पूरी फैमिली का चेकअप हुआ तो मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरी सासू माँ का, हम तीनों का पॉजिटिव आ गया कोरोना। और थैंक यू भगवान जी कि मेरी बहन और मेरी बेटी के दोनों को दोनों बच गए थे, इन दोनों को नहीं हुआ था। तो फिर इन दोनों को अलग रहना था, अलग कमरे में, और मेरे हस्बैंड मम्मी अलग कमरे में, मैं अलग कमरे में, सब लोग अलग अलग कमरे में रहने लगे। और अब शुरू हुआ सिलसिला मेरे फीवर आने का, जाने का, आने का, जाने का। पूरे 10 दिन तक मुझे कंटिन्यू, मतलब दीपावली के 1-2 दिन पहले चेकअप हुआ था और ले करके पूरा जिस दिन गोवर्धन भगवान बनते हैं ना उस दिन तक कंटिन्यू बनते हैं, क्या पूजे जाते हैं, मतलब जो भी दीपावली के बाद, उस दिन तक कंटिन्यू मुझे फीवर आ रहा है, रोज रोज, मतलब आ रहा है, फिर मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, जा रहा है, फिर 1-2 घंटे बाद वापस, ऐसा होने लगा। और अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, अब मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, मतलब बुखार के चलते मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मुझे कुछ अच्छा भी अब नहीं लगने लगा था, अब मुझे अच्छे से हो गया था कोरोना। और फिर भी कहीं ना कहीं मन में था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड को तो पूरा यकीन था कि ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सेवा हो रही थी, मेरी बहन का कुछ उम्र निकल गया था सच बताऊँ तो। अभी मुझे लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही किया था उस टाइम, हम सबकी सेवा की थी उसने, सबको गर्म पानी हर आधे घंटे बाद, ये मतलब वो काढ़ा बनाओ, तो फिर मतलब बहुत कुछ किया उसने। थैंक यू अगर देख रही है तो तुझे।
तो फिर क्या हुआ उसके बाद, जिस दिन गोवर्धन भगवान डलते हैं या हाँ उसी दिन छत पे बैठी थी मैं धूप में, 2 दिनों से धूप में जाके बैठती थी छत पे, और एक्सरसाइज थोड़ी बहुत किया करती थी। पूरी अपनी कोशिश थी मेरी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। और मतलब दिसंबर के लास्ट में दिया था डॉक्टर ने डिलीवरी का डेट, और धीरे धीरे वो पास आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि मतलब एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी, पर जो उनके हाथ में है वो हम नहीं कर सकते ना। मैं ठीक हो नहीं पा रही थी। फिर अचानक से अब भैया दूज के एक दिन पहले, हाँ जिस दिन गोवर्धन भगवान बनते हैं, मैं छत पे एक्सरसाइज कर रही थी, और करते करते मतलब मेरे लिए हलवा बन रहा था लौकी का या पपीता, जो जो डॉक्टर ने बताया था वो हम कर रहे थे। तो बना था मेरे पास, खाने के लिए गया था, मेरी बेटी आई, थोड़ा दूर से मुझसे बातें करने लगी, बस उसे देख के मुझे रोना आ गया। अब मैं बहुत जोर जोर से नहीं, पर मैं इमोशनल हुई, और जैसे ही मैं इमोशनल हुई, थोड़ा सा मैं रोई, उसके बाद मैं चुप हुई। मेरा हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे संभाला, समझाया कि ऐसे थोड़ी है कि तुम कभी ठीक नहीं होगी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत समझाया उन्होंने, बहुत बहुत थपथपाया मुझे, बहुत समझाया मुझे। वो मुझे टच करते थे, नहीं मानते थे। एक बार तो वर्षा ने भी नहीं मानती थी, वर्षा भी कभी कभी नहीं मानती थी, मैं उसे बार बार समझाती थी, पर वो पानी वानी लेके आती, मैं उसे होती अलग रहे। पर एक बार मुझे कस के फीवर हो गया तो उसने मुझे टच कर लिया था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती तो वो देख नहीं पाती थी, तो वो मुझे नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड को तो हुआ ही था कोरोना, फिर वो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ते थे। तो फिर क्या हुआ ना, मुझे अच्छे से रोना आ गया जब वो समझाने लगे, तो मुझे अच्छे से रोना आ गया। और मुझे मतलब ये हो रहा था कि यार ऐसे कैसे हुआ, मतलब 8 दिन 10 दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया, और अभी तक मेरा जो है फीवर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये अब क्या मैं सच में ठीक नहीं होंगी क्या, सच में मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। और अगर मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ जो फीवर के लिए, ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इन सारी चीज़ों का मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब मैं ज़्यादा ही रोने लगी, मतलब ये सब सोच सोच के। और जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, अब मेरी सांसें उल्टी हो गई। मतलब सांसें उल्टी होने का क्या मतलब, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। अब मैं ऐसे सांस लेने लगी, ऐसे सांस लेने लगी मैं, और मैं अब मुंह से सांस लेने लगी। मुझे लग रहा था जैसे कुछ फंस रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अब सब लोग घबरा गए, और मुझे भी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। फिर जल्दी जल्दी गाड़ी आई, जैसी थी मैं वैसी लदी गाड़ी पे, और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र किया गया, मुझे लेके कोरोना वार्ड जाया गया। बेटियाँ, मेरे घर से सारे लोग आए मुझे देखने के लिए, मैं एम्बुलेंस से लाद के ले जाई गई बेटियाँ, और वहाँ पे जाकर के हमको हॉस्पिटल में हम लोग शिफ्ट हो गए। और अब उस दिन रात भर ना मैं सोई, ना मैंने किसी डॉक्टर को सोने दिया, ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स को। मतलब पूरी रात डॉक्टर एक्टिव, फैमिली मेम्बर्स एक्टिव, और मैं तो बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। बस मेरी सांस, मैं जैसे ही थोड़ा सा कुछ सोच लेती माइंड में कि मुझे ये हुआ है, बस मेरी सांस उल्टी हो जाती। मतलब इमोशन के साथ पता नहीं क्या कनेक्शन हो गया था मेरा, कि मैं जैसे ही थोड़ा सा रो देती, बस हो जाता। मतलब हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मेरी सांसें जो है वो फूलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब सांस लेने मुझे टाइम। फिर ऑक्सीजन लगाया गया, बहुत कुछ हुआ। रात में आके मुझे कई 4-5 इंजेक्शन्स लगे उसी रात को, और वो उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ वहाँ पे हॉस्पिटल में। और 4-5 दिन मेरे बहुत मुश्किल भी थे, बहुत। फिर धीरे 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 मैं ठीक हो गई। पर इंजेक्शन ले लेके मेरे पूरे हाथ खराब हो गए थे, ये पूरा ग्रीन ग्रीन ऐसे उभरा उभरा सा हो गया था पूरी जगह जगह से। मतलब मेरी नसें जल्दी से नहीं मिलती हैं, किसी भी डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं लोग। इस चक्कर में मेरा पूरा हाथ छीन दिए थे लोग। और ऐसा एक दिन में मुझे 7 इंजेक्शन्स लगते हैं, और जैसे ही मैं देखती कि इंजेक्शन लगाने वाला आ रहा है ना, मैं पहले से ही रोने लगती। इतना दर्द होता है ना मुझे, नस में इंजेक्शन लगता है, यहाँ भी वो जो लगता है क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं। वो लगा हुआ था, फिक्स था, बस उसमें इंजेक्शन ऐसे करना था मुझे। पर वो मेरी नसें इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गई थी ना, इंजेक्ट हो गई थी जगह जगह से।
मुझे कहीं भी कोई लगाता, ऐसे इंजेक्शन करते लोग हाथ में, बस इतनी दूर में देते थे लोग, और यहाँ पे तो मुझे इतना पेन होता, लगता है कि अपना से फट जाएगा। तो ये भी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ही आएगा, ये कोरोना स्टोरी भी मेरी प्रेगनेंसी से इस तरीके से उलझी हुई है ना कि मैं इसे चाह के भी अलग नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से मैं कोरोना के चपेट में आई, और फिर मैं अब कोरोना से जूझ रही थी, और अगले 4-5 दिनों में मेरी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो गई। और यही छठ पूजा का दिन था जब मैं जिस रूम में रह रही थी वहाँ से मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। और आज के दिन एक दिन पहले, जिस दिन शाम की घाट होती है ना, उस दिन मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। ठीक है, मैं थोड़ी सी ठीक हो गई थी, अब मैं खड़ी हो पा रही थी, वरना उसके पहले मुझे व्हील चेयर से इधर उधर ले जाया जा रहा था, मुझे वॉशरूम के लिए व्हील चेयर से जाना होता था, अगर दूर जाना है तो स्ट्रेचर से, इस तरीके से मैं खड़ी होने की कंडीशन में भी नहीं थी। पर अब मुझे ये था कि अब मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मैं ठीक हो गई थी, और अब अगर जो मुझे यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा तो मुझे वापस बगहा जाना है, और वहाँ पे भले कितना भी कह दो कि कोरोना ठीक हो गया है, पर फिर भी हॉस्पिटल में बहुत ड्रामे थे, कोरोना का पेशेंटेज के साथ ऐसे डील करना है, तो बहुत ड्रामे थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मन था कि मेरी डिलीवरी वहीं पे हो जाए, वहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल थी, अगर वहाँ पे हो जाती फिर मुझे भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, अगर मुझे लेबर पेन होता है शुरू तो मुझे तुरंत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और अगर मैं फिर वापस बगहा जाती तो अगर मुझे लेबर पेन होता है तो फिर गाड़ी मंगाओ, मुझे ला दो, कहाँ ले जाओ, दर दर भटको। मतलब मुझे ऐसा था कि अब इतना कुछ झेला है यहाँ पे, तो मेरी डिलीवरी भी यहीं पे हो जाए। पर डिलीवरी का डेट जो था उसमें अभी टाइम था 20-25 दिनों का टाइम था, लेकिन सब कुछ डन था। 8 मंथ मेरा ख़त्म होने वाला था, 9 मंथ शुरू हो गया था, तो 9 मंथ का एक सप्ताह जो होता है वो भी बीत चुका था मेरा। तो मैंने देखा था कि एक सप्ताह बीतने के बाद अगर कभी भी डिलीवरी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चा बिल्कुल डेवलप हो चुका होता है, जो भी थोड़ी बहुत कसर होती है वो हो जाती है पूरी उसके आने के बाद। तो मेरा मन था कि मैं मतलब अब वो चीज़ें मुझे खानी थी जिनको खाने के बाद जो डिलीवरी प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं घर पे अपने फ़ोन करके अपने पापा से, उस टाइम पापा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी हमारी, मतलब वो एक ऐसे मेंबर थे जिन्होंने जी जान लगा के हमारी हेल्प की थी। पापा जो थे, पापा तो पापा ही होते हैं, मतलब होते क्या है, मतलब उनकी तरह किसी ने किया ही नहीं जिस तरह से उन्होंने किया। पूरे ससुराल से लेकर के पूरे मायके समाज में कोई भी नहीं आया था हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ, खाना पानी भेज देते थे लोग, कोई हेल्प कर दिए थे लोग थोड़ी बहुत, पर जो पापा थे मेरे तन मन से खड़े थे ना, वैसा किसी ने भी नहीं किया। पापा बहुत डर गए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं, पर मैं बच गई। उन्होंने इतनी मेहनत जो करी थी, और उन्होंने और पतिदेव ने दोनों ने बहुत किया था, इन दोनों ने जिंदा किया था मुझे, सच कहूँ तो इन दोनों ने मिलकर बचाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब आज का दिन था, छठ पूजा के पारण वाला दिन था। इसके पहले से ही मैं पापा से वो क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल मंगा के खाती थी, मैंने डेट्स मंगाए थे, जो चीज़ें मुझे पता थी मोबाइल के थ्रू सर्च करके, जितनी भी चीज़ें पता थी वो सारी चीज़ें मैं पापा से मंगाती थी और खाती थी, ताकि मुझे जितनी जल्दी हो सके अब लेबर पेन स्टार्ट हो। 1-2 दिन पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो सब कुछ ठीक था। तो अब मेरा था कि अब आगे अगर कुछ मुझे होता भी है ना तो वो सिर्फ मैं झेलूंगी, अगर बेबी बाहर आ जाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। तो मेरा यही था कि अब जल्दी से बस डिलीवरी हो जाए। और मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया था पहले कि मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं उठने के लायक भी नहीं हूँ, तो मेरा सी सेक्शन करवा दीजिएगा। और शुरू से ही मन था कि नहीं, नॉर्मल होगा ताकि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँगी, सी सेक्शन नहीं करवाना है मुझे, क्योंकि मुझे वो काटने मतलब पेट फाड़ दो, निशान पड़ जाए, वो नहीं चाहिए थी वो चीज़। तो मुझे था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट उस टाइम मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने इनसे कहा था, 1-2-3 दिन पहले ही मेरी बहन का बाबू हुआ था, तो उसकी डिलीवरी हुई थी, मतलब इन दोनों का एक ही साथ मतलब जन्म हुआ, इसका 4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, और उसका पहले।
तो मैंने कहा कि नहीं देखो, मेरा सी सेक्शन करवा देना, मैं नहीं सह पाऊंगी इतना पेन और मुझे कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है। पर कहीं ना कहीं मन ही मन प्लानिंग भी मेरी चल रही थी कि नहीं, अब कुछ ऐसा करो कि नॉर्मल डिलीवरी हो और जितनी जल्दी हो सके हो जाए। पर वो लेबर पेन अपने हाथ में नहीं होता है, कई बार तो अर्ली हो जाता है और कई बार आपके 10 मंथ में भी जाके लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा था मेरे कि नहीं, मुझे इसी हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी होनी चाहिए और बेतिया में ही होनी चाहिए, मुझे वापस बाजार नहीं जाना और वो भी टाइम के अंदर होना चाहिए। ये लोग मुझे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें उससे पहले हो जाए, ताकि यहीं पे जो भी मुझे तकलीफ हो, कष्ट हो, उसके लिए डॉक्टर वगैरह अवेलेबल है। तो मैंने फ़ोन पे सर्च किया, बहुत ही मतलब मुश्किल था वो। फ़ोन पे मैंने सर्च किया था कि लेबर पेन कैसे स्टार्ट करते हैं। उस सीरियल में मुझे एक मिला था, कैस्टर ऑयल जो होता है उसको पी लेते हैं तो फिर लेबर पेन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब मेरी मौसी का लड़का था जो कि बेतिया में रहता था, उसने बहुत हेल्प करी हमारी कोरोना के टाइम में। अब सबसे ज़्यादा अपनी जीजा जी के नखरे जो सहे थे उसने, इसके लिए वो ग्रेट है। अभी भी मैं उसे मतलब क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच। तो उस दिन जिस दिन मेरा लेबर, जिस दिन केस हुआ, आज ही के दिन, मैंने उस दिन मंगाया था एक दिन पहले कैस्टर ऑयल इवनिंग में, और मेरी प्लानिंग थी, मैंने सासू माँ को नहीं बताया था, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मुझे वो पीनी है, क्योंकि मन में डर भी था कि आज तक कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं है, बस फ़ोन पे सिर्फ भरोसा करना भी बेवकूफ़ी ही होगी। और अगर मैं इसे पीती हूँ और मुझे कुछ हो जाता है तो फिर सारे के सारे लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक है, अगर कुछ बिगड़ ही जाएगा तो डॉक्टर को तो बता ही दूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन पहले से बताऊंगी तो पहले से ही बहुत से लोग बहुत कुछ बोलने लगेंगे। तो मैंने बताया नहीं, और पता नहीं क्यों मुझे था कि कुछ नहीं होगा। मैंने कैस्टर ऑयल मंगाया था, और जिस दिन केशव को होना था ना, उस दिन सुबह सुबह मुझे पता नहीं क्यों इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी प्लानिंग थी कि अगर आज के दिन केशव हो जाता है ना तो बहुत अच्छा होगा। मतलब आज के दिन अगर मेरी डिलीवरी हो जाती है ना तो अगले 2-3 दिनों में हम घर से ले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मैं कैस्टर ऑयल पी लूँ, देखती हूँ फिर कि आखिर क्या होता है। पर मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि अगर कुछ हो गया तो। फिर मैंने कहा लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, यहीं पे हो जाए, यहीं पे मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो अगर डिलीवरी हो जाती है तो अभी मुझे जाने भी नहीं देंगे लोग, क्योंकि 1-2 दिन तो मैं रहूँगी, फिर मेरा भी ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो इसलिए माँ के सामने नहीं, सासू माँ को पानी लेने के लिए भेजा मैंने, और थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम वहाँ पे हॉस्पिटल में। हम लोगों ने इतना पानी खरीदा था, हमारे कितने पैसे पानी खरीदने में बर्बाद हो गए थे। और मैंने ग्लास में, आधा ग्लास पानी में 2 ढक्कन कैस्टर ऑयल डाला, उसे सेक किया, और इतना गंदा टेस्ट था ना, बहुत घटिया टेस्ट था उसका, और मैं पी गई। ठीक है, और उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने पिया है, बट मैं वेट करी थी। उसके बाद मैं पूरा हॉस्पिटल बिना व्हील चेयर के पैदल घूमी। माँ डांट रही है तुम ठीक हो, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से मैंने वो हॉस्पिटल का कोना देखा जो मैंने नहीं देखा था, नया नया बना था, अभी बहुत बड़ा सा वार्ड था, सारा का सारा मैं पैदल घूमी, चहलकदमी करी, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और मन ही मन खुश थी कि मेरा लेबर पेन स्टार्ट होगा और जल्दी से ही बेबी होगा, मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या है, लड़का है या लड़की। कहीं ना कहीं इसके लिए भी मैं एक्साइटेड थी, बिल्कुल लड़का या लड़की, मुझे लड़का ही चाहिए था, मतलब मन में था। अब हो जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले से एक बेटी है मेरी, मुझे इंतज़ार था कि एक बेटा हो जाए तो मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहन को भी राखी बांधने के लिए भाई चाहिए। और अगर इसके पहले मुझे बेटा हुआ होता ना तो भी मैं इंतज़ार करती कि अब मुझे बेटी हो जाए, ताकि भाई को भी राखी बनवाने के लिए एक बहन चाहिए। कोई भी त्यौहार सुना ना जाए जो भाई बहन का हो, क्योंकि अब अपने भाई बहन वाले जितने भी मेरी चीज़ें हैं ना वो मैं इन लोगों में जीती हूँ। इनका रक्षाबंधन जीती हूँ अपना सोच के, इनका भैया दूज जीती हूँ अपना सोच के, सब कुछ एंजॉय करती हूँ इन लोगों के साथ। तो इसीलिए था कि एक लड़का हो जाएगा ना तो मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी। तो बड़ी एक्साइटेड थी, क्या होगा क्या नहीं होगा जानना था मुझको, और मन ही मन खुश हो रही थी, वेट कर रही थी लेबर पेन स्टार्ट होने का, बट लेबर पेन स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार शायद इतने से काम नहीं करेगा, केशव प्लीज इधर खेलो। मुझे लगा कि शायद इतने से नहीं होगा, तो मैंने क्या किया ना, फिर माँ इधर उधर घूमने गई ना तो उन्हीं से पानी मांग के अपने बेड पे ही
2 ढक्कन मैंने उसमें और कैस्टर ऑयल डाला और पी लिया मैंने। और अब मैं वेट करने लगी, एकदम पूरी सब्र मतलब बेसब्री से वेट कर रही थी मैं कि मेरा लेबर पेन अब स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा। मैंने देखा है 3-4 घंटों में स्टार्ट हो जाता है लेबर पेन। फिर क्या हुआ, मेरे पापा उस दिन बड़ी लेट से खाना लेके, रोज़ घर से खाना बनवा के लेके आते थे पापा मेरे। उस दिन वो जल्दी नहीं आ पा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को सुबह से भूख लगी थी, उनको दवाई खाना था, मुझे भी खाना था, सबको दवाइयाँ खानी थी। और हम लोगों को अब आदत हो गई थी, कहते हैं ना कि मतलब घर से खाना लेके आते थे, सुबह नाश्ता आता था, अंडे आते थे, तो मेरे घर वाले वेजिटेरियन नहीं खाते अंडे वंडे, तो पापा खाना बनवा के ले जाते थे, तो वही खा के दवाइयाँ खाते थे लोग। तो पापा उस दिन नहीं गए, तो मेरे पति ने ना फायर थे, गुस्सा थे कि पापा को नहीं पता है हमको दवाई खानी है। अभी तक नहीं आए पापा, उनको पता है दवाई खानी है, बिल्कुल चिंता नहीं है, या वाह। इतने हक से इतना गुस्सा हो रहे थे। और नहीं तो मेरे मौसी के लड़के को फ़ोन करके उससे भी लड़ लिए कि हम सुबह से खाए नहीं हैं, अभी तक ऐसे ऐसे वे आवार, ठीक है। और मैं वहीं पे बैठ के भोजपुरी कपिल शर्मा का शो देख रही थी, जब मैं सो पे वही वाला शो देख रही थी, पहली बार देख रही थी, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं हंस रही थी, देख रही थी आराम से ऐसे लेटे लेटे। तो ये कह रहे हैं क्या बात है, आज बड़ी अच्छा फील कर रही है। तो मैंने कहा हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो लड़ाई कर लिए मेरे भाई से, तो मैं थोड़ा सा चुप हो गई, मैं अच्छे से बात नहीं कर रही थी उनसे। लेकिन वो मेरे बगल वाले बेड पे बैठे थे और मैं यहाँ पे बैठ के यूँ फ़ोन देख रही थी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने पापा को फ़ोन किया, कहाँ पहुँचे या लगभग 12 बजे के करीब, हाँ 12 बजे के करीब पापा पहुँचे खाना लेकर के। और ये गए नीचे, खाना लेके आए छत पे, ठीक है। खाना लेके आके अभी बैठे, बोले कि हाँ पापा आ गए। तभी मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं, 1 ग्राम सा आया। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। मैंने सोचा कि यार ये कौन सा पेन है, मतलब इतने में क्या कहना किसी को कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। मैं चुप ही रह गई। फिर माँ से मैंने कहा कि मतलब खाना दे दीजिए। और मुझे ना बहुत दिनों से मन कर रहा था वो अदौड़ी की सब्जी खाने का, जो हमारे यहाँ बनती है वो वाली। तो मैंने अपने घर पे फ़ोन करके बोला था कि मुझे अदौड़ी की सब्जी खाने का मन कर रहा है। तो घर से बरसा ने बनवा के भेजा था, तो वो पापा लेके आए थे, ठीक है। अब मैंने माँ को कहा कि मुझे खाना दे दीजिए। अब माँ मुझे खाना दी, अदौड़ी की सब्जी और रोटी, ठीक है। और मैंने एक निवाला खाया। मुझे फिर से थोड़ा सा महसूस हुआ कि मुझे दर्द हो रहा है पेट में, ठीक है। मैंने अभी भी किसी को नहीं बताया कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, उसकी टाइमिंग देखी, क्योंकि स्टार्टिंग में ना 5 मिनट्स के अंतराल पे हमको कंट्रैक्शंस आते हैं, मतलब 5 मिनट के बाद दूसरा आता है उसके, या फिर मतलब गैप सेम होता है, 5 मिनट पे आया 3 मिनट पे आया, ऐसे होता है। तो मैंने देखा कि हाँ अभी आया है। फिर मैंने टाइम देख के मैं खाने लगी। फिर जब दूसरा आया मुझे, तो मैंने फिर टाइम देखा, 5 मिनट का अंतर था। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने 2-3 टुकड़े खा लिए। मैंने कहा यार पहले श्योर तो हो जाऊं कि हाँ लेबर पेन है, उसके बाद किसी को परेशान करूं। और देख रही हूँ कि ये खाना खाने बैठे हैं, तो फिर मैं सोच रही थी कि इनको पहले खाना तो खा लेने दूँ। फिर क्या हुआ कि खा भी नहीं पाए बेचारे अच्छे से। फिर उसके बाद 5 मिनट में ये थोड़ा सा खाए, मैंने 2-3 टुकड़ा खाया। फिर मुझे एक बार आया, एक बार मतलब कॉन्ट्रैक्शन आया। फिर मैंने कहा उस टाइम, धीरे से कहा मैंने, श्योरली नहीं कहा, मतलब जोर से नहीं कहा, मैंने धीरे से कहा इनसे, लग रहा है मुझे दर्द शुरू होगा, मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है, ऐसे बोला है मैंने। अब तो ये एकदम से खड़े हो जा, हाँ दर्द हो रहा है तुमको? अब माँ भी एकदम से, सच में हो रहा है दर्द? तो मैंने कहा नहीं यार, अभी ये थोड़ी है किसी के लिए दर्द हो रहा है, दर्द हमेशा होते रहता है प्रेगनेंसी में, इसमें क्या बड़ी बात है। आप खाइए खाना, फिर से आएगा तो हम देखेंगे। अब टाइम देखिए, अगर इसके बाद फिर 5 मिनट पे आया ना, तो मतलब हम बुला लेंगे डॉक्टर को। तो फिर क्या हुआ, फिर ये खाने लगे। फिर मुझे जब दूसरा आया तो थोड़ा सा तेज आया, तो मैंने इनसे कहा कि यार ये तो सच में लेबर पेन ही है। मतलब मुझे भी लगा कि मुझे टाइमली बता देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो गई ना, क्योंकि अब तो डर भी बढ़ने लगा था कलेजे में कि अब ये वाला पेन मैं बर्दाश्त कैसे करूँगी। अब तो सुबह से तो मैं वेट कर रही थी कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो, लेकिन जब स्टार्ट हुआ ना, तब तो मैंने अपने आप को एकदम संभाला, यार अब भगवान अब तुम ही हो बस, क्योंकि अब इसके बाद मैं कैसे बिहेव करूँगी। क्योंकि वो दर्द ऐसा होता है ना जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मतलब अंदाज़ा तो हम लगा ही नहीं सकते। जिस पे बीतता है वही जानता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि मुझे सच में दर्द होगा, मतलब सच में लेबर पेन ही है। तो फिर इन्होंने पापा को फ़ोन किया तुरंत।
पापा वो मुझे उनको दर्द हो रहा है। तो फिर पापा ने कहा, पापा को इन्होंने बाल्टी खरीदने के लिए भेजा था कि बाल्टी खरीद के लाइए, हम नहाएंगे। तो पापा ने कहा कि आप उसको चाय वाय पिलाइए और हम अभी डॉक्टर को फ़ोन करिए, फिर हम अभी आ रहे हैं दौड़ के। अभी पापा उधर से बाल्टी लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि 12:30 हुआ, 12:30 तक मुझे हल्के हल्के दर्द हुए और 12:30 के बाद से मुझे इतना तेज होने लगा, एकदम यूं कंट्रैक्शन आते हर 3 मिनट पे आने लगे, 3 मिनट पे। फिर मैंने माँ से कहा कि मुझे मैं ना अपनी डॉक्टर खुद ही बन जाती हूँ हर बार। ये बात और है यार, ससुराल वाले तारीफ नहीं करते। अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना, कैसे संभाला था मैंने सब कुछ। तो मैंने क्या किया, अब क्या करूँ, अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती है यार, कोई करता ही नहीं है। चाहे कितने भी अच्छे हो, ससुराल वाले कभी नहीं कहते कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर मैंने माँ से कहा, उतनी परेशान हूँ, दर्द पे दर्द आए जा रहे हैं। मैंने माँ से कहा कि मुझे ना 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच घी डाल के और सेक करके दीजिए जल्दी से, और दर्द आ रहा है मुझे, मुंह बना रही हूँ, यूँ बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, ठीक है। और ये चले गए नीचे मतलब हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म करने कि हाँ लेबर पेन शुरू हो गया है, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। डॉक्टर के आने से पहले मैंने माँ से 1 गिलास पानी में, गुनगुनाई पानी था एवरी टाइम हमारे पास, क्योंकि ठंडा पानी तो पीना ही नहीं था मुझे, तो हमेशा वो गर्म पानी ही रहता था घर में। तो उसी गर्म पानी में 2-3 चम्मच घी डलवाया माँ से और फिर मैं पी गई। और मैं मेरा दर्द और भी ज़्यादा तेज हो गया और फिर भी उतना दर्द हुआ है। और माँ का हाथ पकड़ के खड़ी है, मैं कह रही हूँ ये नीचे गए हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए, आपको मुझे बैठने नहीं देना है। मैं माँ से कह रही हूँ, वो लड़की कोरोना वाली जो 1 दिन पहले शाम तक आधी रात तक व्हील चेयर पर बिठा के वॉशरूम गई है, वो खुद मांग मांग के पी के है कि मुझे ये लिक्विड दे दो, वो दे दो, वो दे दो, पी के। और फिर माँ का हाथ पकड़ के मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से वहां तक टहलाइए जबरदस्ती, ठीक है, मुझे जबरदस्ती टहलाइए। मैं उनसे कह रही कि मम्मा हमारा मन करी कि हम ना चली, लेकिन वो हमारे जबरदस्ती चला हुआ। मैं ऐसे बोल रही माँ से, माँ हाथ पकड़ के हाँ चलो। मैं माँ का हाथ पकड़ी ऐसे, माँ मुझे ऐसे एक कमर में हाथ लगाई थी, एक ऐसे पकड़ी थी, और सारे लोग मुझे देख रहे हैं हॉस्पिटल में, जो दूसरे कोरोना वाले लोग हैं। हाथ पकड़ी थी, हाँ ऐसे पकड़ी थी तुम्हारी दादी माँ हाथ, और मैं खुद एक हाथ से दीवार पकड़ के। सारे कोरोना में जो भी, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे उस टाइम, मतलब जो भी 7-8 लोग थे वो मुझे देख रहे थे, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं टहल रही थी यहाँ से वहां, जब भी मुझे जोर का कॉन्ट्रैक्शन आता मैं वहीं पे बैठ जाती और फिर धीरे धीरे खड़ी होती। फिर उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज देखी थी कि ऐसे घुटने के नहीं, पंजों के बल बैठना है और नीचे की तरफ पैर फैला के ऐसे प्रेस करना। तो मैं वो वाला एक्सरसाइज कर रही थी बैठ उठ के। तभी डॉक्टर आई, फिर मैं अपने बेड पे आई, उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि यस ये ट्रू लेवल पेन है, फॉल्स नहीं है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। तब फिर मुझे इस तरीके का पेन स्टार्ट हुआ कि मैं खड़ी हूँ ना, मैं मतलब खुद अपने बेड पर चढ़ने के काबिल नहीं, इतना हाई मतलब लेवल पेन। बेटू के टाइम मुझे लास्ट तक ऐसे पेन हुआ था, थोड़ी देर के लिए रुक गया, 5 मिनट मैंने दम ले लिया, फिर वापस से मुझे कंट्रैक्शन आया। और केशव के टाइम तड़ मतलब बिल्कुल मुझे सांस नहीं लेने दे रहा था। 1 बजे के बाद से, मतलब 1:30 बजे तक, 1:30 बजे के बाद से मैं सांस नहीं ले पा रही थी, जब तक डॉक्टर आए। 1 घंटा बीत गया हमारा। लेबर पेन जब से स्टार्ट हुआ आधे घंटे रुक रुक के हुआ, उसके बाद से तेज थोड़ा सा होने लगा। तब तक डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया, वो वापस चले गए। एम्बुलेंस को खबर कर दी गई, एम्बुलेंस आके दरवाजे पे लगी है मुझे सॉरी वार्ड ले जाने के लिए कि वहाँ पे डिलीवरी होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे हमारे कोरोना वाले वार्ड में। उतनी देर में मुझे इतना अब लास्ट पेन होने लगा मुझे कि अब बिल्कुल बर्दाश्त करना। अब पता है मैं क्या कर रही, अब मैं खुद को ही बोल रही थी, मैं अपने आप को कोस रही, तुझे क्या जरूरत थी वो पीने की, कैस्टर ऑयल पीने की, तुम ही तो चाहती थी कि जल्दी से हो जाए। अब वो तो अब मैं अपने आप को ही मतलब अंदर ही अंदर अपने आप को इतना कोस रही थी कि मुझे क्या जरूरत थी कैस्टर ऑयल पीने की, मुझे क्या जरूरत थी कैस्टर ऑयल पीने की, अब तो मैं मर ही जाऊंगी, अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगी। और फिर जब समझ ही आई नीचे से ऊपर की एम्बुलेंस आ गई, नीचे चलना है, मैं उन्हें यूं ऐसे जोर से पकड़ी हूँ और मुझे एकदम कॉन्ट्रैक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन आए जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं कि मतलब मैंने शुरू से ही देखा था कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन आए ना तो सांस ऐसे ऊपर की तरफ नहीं लेना है, नीचे की तरफ सांस लेनी है आराम से। मतलब जब भी आता है ना तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, उस टाइम हमको समझ नहीं आता कि हम कैसे मतलब इस चीज से बाहर निकले, तो हम बहुत तेज सांस ले लेते हैं। और फिर क्या होता है कि बच्चा जो है वो नीचे आने के बजाय वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जब भी मुझे कॉन्ट्रैक्शन में उनको पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ खींच के
और यूँ लेती, मतलब नोज से सांस लेना था, मुंह से छोड़ना था, ऐसे मैंने देखा था वीडियोस में, ऐसे लेना था मुझे। मैं उन्हें पकड़ के चिल्ला रही थी। जैसे ही थोड़ा सा आराम होता, शर्मा जी प्लीज़ मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए प्लीज़। मैंने ऐसे ब्लैकमेल करी थी, आप मुझे प्यार करते हो या नहीं, आप बताओ आप मुझे प्यार करते हो। और वो इमोशनल हो गया, आंखों में भर भर आंख पानी, हाँ यार करता हूँ। तो मैंने कहा कि तो फिर मेरा ऑपरेशन करवा दो, करवाओ सी सेक्शन, आप यहीं पे बुलाओ डॉक्टर को, मैं जाने के काबिल नहीं हूँ, मेरा सी सेक्शन करवा दो। लेकिन लास्टली जब देखा कि सब लोग बस इसी फिराक में मुझे लेके हॉस्पिटल जाए, तो मन ही मन मान लिया कि जब इतना इस तरीके से लेबर पेन हो रहा है तो बहुत जल्दी ही आई थिंक डिलीवरी हो जाएगी। तो फिर कौन मुझे ले जा रहा है ऑपरेशन करवाने के लिए, क्यों कोई ले जाएगा, कोई पागल है? जब नॉर्मल सब कुछ हो रहा है तो मुझे क्यों ले जाएगा ऑपरेशन करवा। सब कर लिया कि ये दर्द मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उठ के चलने की लायक नहीं थी, और वो भी छत वाले फ्लोर पे थी। तो फिर स्ट्रेचर लाया गया, मुझे किसी तरीके से उस पर लिटाया गया और फिर मुझे लेके जाया गया नीचे एम्बुलेंस के पास। और फिर वहाँ का सीन कुछ ऐसा था कि ऊपर से नीचे तक कवर्ड है सारे के सारे स्टाफ जो भी है वहाँ पे, पर मुझे कोई उठा के एम्बुलेंस में रख नहीं रहा था, क्योंकि सब मुझे उठा के लादने से कतरा रहे थे। तो मेरे पापा, उन्होंने मुझे टच किया, सबके लिए मना था मेरे पास जाना, उन्होंने मुझे टच किया। मेरे हस्बैंड और मेरे पापा और सासू माई तीनों ने, चूँकि हैवी थी मैं यार, इतनी हाइट है, ऊपर से इतना पेट निकला हुआ था, तो मुझे उठाना थोड़ा मतलब मुश्किल था। मुझे किसी तरह से उठा के, टोटली मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं हिल भी नहीं सकती। फिर पापा मुझे जोर दे रहे, मुझे हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। और मुझे ऐसे टांग के उन्होंने एम्बुलेंस में लिटाया और फिर मुझे सॉलिवर्ड लेके जाया गया। वहाँ से उतरते टाइम मेरी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, मेरा वाटर बैग उसी में ब्रेक हो गया था एम्बुलेंस में ही, और मैं पूरी तरीके से लथपथ थी। और पापा ने उस टाइम मुझे, मैं अब सोच रही थी अब मैं क्या सोचूं कि मतलब मेरा पेन इतना हाईएस्ट था, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और कोरोना की वजह से मुझे कोई टच नहीं कर रहा था, और मेरा बॉडी इतना हैवी था कि मैं मतलब कोई एक पर्सन अगर चाहे मुझे यूँ टांग के तो मुझे नीचे नहीं उतार सकता था, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा सा बल हम लगाते हैं, थोड़ा सा सामने वाला सपोर्ट करता है, हम उठ जाते हैं, पर मैं बिल्कुल बल नहीं लगा पा रही थी। तो उस टाइम भी पापा ने मुझे घसीट से और मेरे हस्बैंड दोनों ने मुझे किसी तरह से उतारा, लिटाया, और फिर मैं गई लेबर रूम में। और वहाँ पे जाने के बाद डिलीवरी रूम में गई मैं, और वहाँ पे कोई भी मेरे पास नहीं था, वहाँ पे किसी का जाना अलाउ नहीं था। और लास्टली पेन बहुत ज़्यादा, और इंजेक्शन वगैरह दिए गए, और पेन अब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा, मतलब दुनिया में इससे बड़ा कोई मतलब दर्द हो ही नहीं सकता जितना दर्द सकते, उस लेवल की दर्द की हम यूँ ना, जिन लोगों का सी सेक्शन हुआ है ना, बहुत से लोग ना बुरा मान जाते हैं कि सी सेक्शन हुआ है तो क्या हमें पेन नहीं होता ना, वो वाले पेन को तो आप छू भी नहीं पाते हो। आपको होता है पेन, लाइफ टाइम बैक पेन होता है, वो हमें भी होता है, हम नॉर्मल वालों को भी लाइफ टाइम बैक पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। सब कुछ आपको जो डिलीवरी के बाद की जो आपको जो दिक्कत होती है ना, यानी कि सी सेक्शन वालों को, वो सारी दिक्कतें हमें भी होती हैं। बस यही होता है कि हमारा पेट नहीं कटा होता है तो वहाँ पे हमको पेन नहीं होता है, वो वाला पेन हमको नहीं होता है। हमको बहुत कुछ अवॉइड नहीं करना होता है खाने पीने को लेके नॉर्मल डिलीवरी वाले को। और बेस्ट है नॉर्मल डिलीवरी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि हो जाए, उससे हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी और मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। ऐसा कुछ पेन था कि केशव, जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो उसके होने जैसे ही वो हुई मेरे सारे दुख दर्द गायब, मतलब एक इतना कहीं कटने तक का पेन नहीं हुआ। मुझे लगा कि सब कुछ मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। इवन मैं खड़ी होके वॉक करते हुए रूम में आई थी। और जब केशव हुआ ना, तो मैं इतने पेन में थी कि ऐसे नर्स बच्चे को लेके खड़ी है और मुझसे, मेरी आंख नहीं खुल रही है, वो मुझसे कह रही है कि ये आपका बेटा है, ठीक है, वो मुझसे कह रही है कि ये आपका बेटा है, जिसका मुझे पता नहीं कितना इंतज़ार था कि मैं अपने कानों से सुनूं कि मतलब लड़का हुआ है, केशव हुआ है। तो मुझे इतना सा भी कुछ होश नहीं था। मैंने सुन लिया कि मेरा बेटा हुआ है, पर मैं खुश नहीं, क्योंकि मुझे जो पेन उस टाइम हो रहा था ना, मैं बस ये सोच रही थी कि उससे मैं बाहर कैसे निकलूँ,
ताकि मैं हर चीज़ को एंजॉय कर सकूं। और बहुत बहुत पेन हुआ मुझे और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इवन केशव हो गया मैं इसको होने के बाद मुझे नहीं दिया गया, बस मुझे दूर से दिखाया गया, फ़ोटो वोटो खींचा, जो कुछ भी होता है हॉस्पिटल में। और उसके बाद मेरे मायके वालों को इसे दे दिया गया, वो लोग लेके चले गए। ये वहीं पे 10 दिन रहा। मैं हॉस्पिटल गई और उसके बाद मेरा एक एक दिन ना रो रो के बीतता था इसके लिए। मैं बहुत रोती थी, कभी मन ही मन, किसी के सामने नहीं रोती, कभी नहीं बर्दाश्त होता तो सबके सामने फूट फूट के रोने लगती। क्योंकि एक इतने छोटे से बच्चे को ना जब हम पैदा करते हैं, सच में बिल्कुल फूल के जैसा होता है वो बच्चा। मैंने मेरी बेटी हुई थी उस चीज़ को फील किया था ना, तो मैं एक एक पल मतलब यूँ काट रही थी जैसे अगर वो मेरे पास होता तो वो ऐसे होता, अगर वो मेरे पास होता तो वो कैसे होता, वो कैसा दिखता होगा, वो हर रोज़ कैसे अलग अलग तरीके से दिखता होगा। तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम मन ही मन। और हर रोज़ फ़ोन पे बातें करती थी, वीडियो कॉल अपने घर पे, हर रोज़ इसके ढेर सारे फ़ोटोज़ मंगाती थी और देखती थी। फिर 2-3 दिनों बाद मैं डिस्चार्ज हो गई वहाँ से। और इसके बिना ही, ये तो मेरे मायके में था, मैं चली गई मेरे ससुराल। और छठी होता है हमारे यहाँ, वो सब कुछ कैसे बीता कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, ना तो छठी हुआ, ना ही जो भी नियम कानून हमारे यहाँ होते चलते हैं कि इतने दिनों पे नहाना है, ये करना है, वो करना है, वो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि केसु मेरे पास था ही नहीं, ये नानी के घर पे था और उन लोगों ने अपना किया सब कुछ, जैसे जैसे करना था उन लोगों ने सब कुछ किया। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद केसु मेरे घर आया। जब पहली बार जिस दिन इसको आना था ना, उस दिन सुबह से ही मैं इंतज़ार कर रही थी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जब ये आया, पापा और मेरी बहन लेके इसको आए, पूरे 10 दिन के बाद मैंने इसको देखा और इसे अपने गोद में लिया तो मैं रोने लगी थी। और बिल्कुल मतलब खुशी के आंसू थे, दुख के थे, कुछ समझ नहीं आता। इससे दूर रहने का दुख था या इसे पाने की खुशी थी। पर आज भी मुझे इस बात का दुख रहता है कि वो स्टार्टिंग के जो 10 दिन थे ना, वो मैंने खो दिए। वो 10 दिन मैं केसु को अपने पास नहीं रख पाई और इसको ना एक एक दिन बड़ा होते हुए नहीं देखा। मतलब आज ऐसा सिचुएशन है कि ये पूरी फैमिली में मेरे बिना ये रह नहीं पाता। ये अपने पापा से और मुझसे, हम दोनों से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। इसको पाला है इसके मामा के घर वालों ने और ये मुझसे बहुत दूर रहा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों बहुत अटैच रहता है ये मुझसे। मतलब इसको सबसे ज़्यादा मुझसे मतलब रहता है। तो छोटा है इसलिए या फिर किस लिए। तो ये थी मेरे केसु की बर्थ स्टोरी। इस तरीके से केसु मेरी लाइफ में आया। और पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 49 मिनट्स की हो गई है। देखती हूँ कि इसमें से क्या क्या कम किया जा सकता है, उसके बाद ही अपलोड करूँगी। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इन फ्यूचर कभी मैं भी देखूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरा क्या देखो ना देखो, ये तो मेरा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने सब कुछ, मेरे लड्डू गोपाल मेरी लाइफ में आए। केशव आया है मेरा केशव। तो आज शाम को हम केशव का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, छठ पूजा के पारण वाले दिन। हाँ, मेरी मम्मी ने, मैंने ये तो बताया नहीं कि मेरी मम्मी ने पारण करने बैठी थी। जब मैंने पारण करके तुरंत पता नहीं क्या कर रही थी, जब मेरे घर से फ़ोन गया था कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, फिर दौड़े दौड़े मेरे मायके वाले सारे आ गए मेरे घर पे मुझको देखने के लिए। मेरी आंटी भी आई थी, मम्मी भी आई थी और इस तरीके से वो लोग केशव को अपने घर लेके गए। ओके गाइस, तो ये थी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी स्टोरी। बहुत लंबी गई, बट जिसको इंटरेस्ट होगा वो इतना लंबा स्टोरी देखेगा ही देखेगा। मेरा बहुत मन था कि मैं शेयर करूं तो मैंने किया। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।